गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना 11वां जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में जो हमने लास्ट में कुछ वीडियो भेजे थे, आज उसी टॉपिक के आधार से हम जाते हैं OH आघन का विघटन। आज का जो टॉपिक है OH आघन का विघटन, यानी कि जो अल्कोहल है उसके अंदर जो OH आघन होगा वह कैसे टूटेगा, उसकी कुछ अभिक्रिया है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखी है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है धातु के साथ। बच्चों यह जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको परिवर्तन के अंदर भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो OH की अम्लीयता, इसके आधार से बोर्ड में, नीट में, JEE में, गुजसेट में 100% कई बार OMR आ चुका है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है OH की अम्लीयता का क्रम। जो उसका उदाहरण में भी जो एक सवाल है वह भी हम देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं बच्चों अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले OH आघन का विघटन, तो उसकी हम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अल्कोहल की यहाँ देख सकते हो, यह सामान्य रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है। उसके एग्जाम्पल ये दो, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। एरोमेटिक यानी कि जो बेंजीन की रिंग पे जो अल्कोहल होगा उसे हम जो एरिन संयोजन के आधार से कह सकते हैं, एरोमेटिक के आधार से। और जो बेंजीन की संयोजन ना हो, ठीक, उसे हम एलिफेटिक के आधार से भी, यानी अल्काइल अल्कोहल के तौर पर भी जानते हैं। यानी दो तरह के हमने एग्जाम्पल लिए, जिसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, धातु के साथ। आपको जो याद रखनी है वह कॉमन रिएक्शन, आपको याद क्या रखनी है, यह कॉमन रिएक्शन। जो कॉमन रिएक्शन में होगा वही अगला याद होगा। अब यहाँ पे जो OH आघन है उसको मैं थोड़ा सुधार करके इस तरह से लिख रहा हूँ। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो OH आघन था उसको मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक का नाम है कि ये जो OH आघन होगा उसका क्या होगा, विघटन। यानी कि यह जो OH आघन टूट जाएगा तो बचेगा क्या, R बॉन्ड, क्या बचेगा, R बॉन्ड। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वह किसके साथ जुड़ जाएगा, धातु के साथ। तो धातु के तौर पे कौन है बच्चों, सोडियम। कौन है बच्चों, सोडियम। कितने हैं, 2। और यहाँ पे भी कितनी धातु थी, मोल 2 थे तो 2 आ गए, 2 R, 2 ऑक्सीजन और 2 सोडियम। और अलग क्या है, प्लस H, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यानी कि यह हमने धातु के साथ, जब अल्कोहल की धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है और यह धातु का एल्कोक्साइड, ध्यान रखना बच्चों, एल्कोक्साइड बना, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम बनेगा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। अब वैसी, अब ये तो कॉमन रिएक्शन थी वो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बच्चों में वैसा ही कर रहा हूँ। ये जो OH आघन था उसको मैं थोड़ा इस तरह से समझाने के लिए लिख रहा हूँ और यही OH आघन टूटेगा। तो जो अभिकारक है बाहर वह का वो लिख देते हैं, जैसे कि CH3, अब देख रहे हो C, ऊपर भी CH3 था, नीचे भी CH3 था, OH था तो O, हाइड्रोजन अलग। इसका अगर नाम देखें तो तृतीय, 3 है इसलिए तृतीय, ब्यूटाइल 4 का अल्कोहल, यह सामान्य नाम था, तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल, यह सामान्य नाम था। अगर IUPAC नाम देखना हो तो 1, 2, 3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, या तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके किसके साथ करें, एल्यूमिनियम के साथ। तो यह जो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, एल्यूमिनियम के साथ। लेकिन बच्चों ध्यान में रखो, ये इस तरह से मैं कोष्ठक बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम कितने मोल थे, 2, तो यहाँ जुड़ने वाले कितने होंगे, 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मोल थे, 6, तो इन सबको 6 लाने के लिए यहाँ कितने से गुणा करूंगा, 3 से। समझ लो बच्चों, एल्यूमिनियम कितने थे, 2, तो कोष्ठक कंप्लीट करके मैंने एल्यूमिनियम का क्या लिखा, 2। और यहाँ 6 थी तो 2 था, तो 3 लाने के मैंने कितने से गुणा किया, 3। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि यह जो तृतीय ब्यूटाइल एल्कोक्साइड है वह 3 ऐसे अणु एक एल्यूमिनियम के साथ जुड़ते हैं। इसके 3 अणु एक एल्यूमिनियम के साथ जुड़ते हैं, तो 2 एल्यूमिनियम के साथ कितने अणु जुड़ेंगे, 6, और अपने पास 6 ही होंगे। अब इसका अगर नाम होता है तो एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, इस तरह से नाम आ जाएगा। अब मेन बात थी यहाँ पे 2 और 3 कैसे है वह समझना था। मैं एक और बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ।
जैसे हमारा इस तरह से था, हमने क्या जोड़ा था, एल्यूमिनियम धातु जोड़ दी थी, हमने क्या जोड़ दी थी, धातु। लेकिन हमारे पास धातु कितनी थी, 2। तो यहाँ पे मोल कितने आने चाहिए, इन सभी के मोल कितने आने चाहिए, 2। इन सभी का मोल, लेकिन इसका मोल कितना है, यह कितने थे, 6 मोल। तो 6 लाने के लिए यहाँ में कितने से गुणा करो, 3 से। अब हाइड्रोजन कितने अलग हो गए, वह। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मोल थे, 6। तो यानी 3 मोल हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कंप्लीट। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे क्या है, फिनॉल है, फिनॉल भी सोडियम धातु के साथ बनेगा। यहाँ फिनॉल में भी यह जो OH का जो आगम होगा बच्चों, वह क्या होगा, टूटेगा। तो क्या बचेगा, तो वह बात कर देते। बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH था उसकी जगह क्या बचेगा, O बचेगा। क्या बचेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, N। क्या आ जाएगा, कितने मोल है, 2 मोल। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 2 मोल रख देता हूँ। यानी यह क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो अलग हुआ उसकी बात, तो कितने हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं, 2 में थे इसमें। यानी कि ये हमने OH आबंध की तोड़ने की अभिक्रिया किसके साथ की, धातु के साथ। यानी कि जब भी अल्कोहल की धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हो तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अलग होती है, ऐसा हम बता सकते हैं। अब आगे की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है OH की अम्लीयता, अल्कोहल की अम्लीयता। OH की यानी कि अल्कोहल की अम्लीयता। किताब में आपको दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। लेकिन बच्चों मैं जो केवल और शॉर्ट में वह चीज़ ले आता हूँ, शॉर्ट में आपको एक क्रम सिखा देता हूँ, उसी क्रम के आधार से बोर्ड में पूछाया जाएगा और वह 100% आएगा, ये मैं आगे भी बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, RCH2OH, CH के ऊपर 2 R जुड़ा है, कार्बन के ऊपर 3 R जुड़ा है। यानी यहाँ पे इस तरह से लेस देन का एरो दिया है और मैंने कहा यह जो, और आपको पता है OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो वह प्राथमिक। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए वह द्वितीयक। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, तृतीयक। और यहाँ पे अल्कोहल की अम्लीयता के बारे में बता दिया है। तो प्राथमिक जो अल्कोहल है उसकी अम्लीयता क्या होगी, अधिक। द्वितीयक की क्या होगी, कम। और तृतीयक की क्या होगी, और। यानी यहाँ पे उसका जो हमने क्या बता दिया है, एक क्रम बता दिया। अब अम्लीयता किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी उसकी बात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राथमिक की अम्लीयता अधिक, द्वितीयक की उससे कम और तृतीयक की और अधिक। और वैसे ही हमने जो बात कही है H2 और OH, यानी पानी और OH की अगर बात की जाए, इसकी पानी और OH की अगर बात की जाए बच्चों, तो पानी की अम्लीयता अल्कोहल की तुलना में क्या है, क्यों भाई ऐसा, क्योंकि अल्कोहल का जो OH होगा और पानी में जो OH होगा उसमें पानी का जो हाइड्रोजन है वो आसानी से विस्थापन होगा नहीं अल्कोहल की तुलना में। इसीलिए पानी की जो अम्लीयता है वह क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और यही चीज हम किताब के अंदर आपको एक मान क्या आ सकता है, pKa का मान जितना अधिक होगा, pKa का मान जितना अधिक होगा उतना उतना जो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम। यह मैंने पानी और अल्कोहल की तुलना की, उसमें पानी की अम्लीयता ज़्यादा है अल्कोहल की तुलना में। फिर अगर प्राथमिक अल्कोहल हो, द्वितीयक हो और तृतीयक हो, तो आप क्या बता सकते हो, प्राथमिक की जो है वह क्या होगी, अधिक। प्राथमिक की जो अम्लीयता क्या हो जाएगी, अधिक आ जाएगी। यह सारी जो चीज़ें आपको किताब के अंदर पेज नंबर 351 पे आपको यहाँ पे दर्शाइए, ठीक है, 351 पे दर्शाइए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के आधार से पानी की। और यह सारी चीज़ें जो स्पंदन के आधार से बताई वो मैंने आपको 11वीं में सिखाया था, इसलिए अभी उसके ऊपर डीप में नहीं जाता हूँ। उसकी छोटी सी और सिंपल सा एक जो क्रम दिया है वो देता हूँ। 353 पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है pKa का मान जितना कम होगा उतनी अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा। अब उसके मान के आधार से बच्चों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपको एक क्रम दिया, बस यह अगर क्रम आपको याद होगा तो आपको अम्लीयता का जो पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट।
अम्लीयता का जो पूरा टॉपिक है क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब देख सकते हैं यह इथेनॉल है, क्या है इथेनॉल। यह सारे बेंजीन की स्ट्रक्चर है, जैसे कि यह फिनॉल, ठीक है, इसे क्रेसॉल कहेंगे, क्या कहेंगे क्रेसॉल। यह पैरा क्रेसॉल, ऑर्थो क्रेसॉल, यह नाइट्रोफिनॉल। यानी कि हम इसको 3 रूप में बांटते हैं। कितने रूप में? 3। एक एलिफेटिक एरोमेटिक, यानी कि अल्काइल एराइल। यानी अल्काइल और एराइल की अगर बात करेंगे तो एराइल की क्या है अधिक। एल्काइल संयोजन और एराइल संयोजन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो एरिन संयोजन की अम्लीयता क्या होगी अधिक। अम्लीयता क्या होगी बच्चों? अब एरिन संयोजन में भी 2 पार्ट आए, फिनॉल अल्कोहल की बात करेंगे इसलिए फिनॉल का आएगा, बेंजीन के ऊपर OH होगा तो हम क्या कहेंगे फिनॉल। अब फिनॉल पर जुड़ने वाले जो समूह, एक समूह के तौर पे CH3 और एक समूह के तौर पे NO2। तो अगर इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन आकर्षक, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन है CH3, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन है CH3 और इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह कौन है NO2, जो कि अभी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जब फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है, जैसे कि CH3 C2H5 ऐसा अगर समूह जुड़ जाए तो उसकी अम्लीयता फिनॉल की तुलना में कम हो जाती, फिनॉल की तुलना में क्या हो जाएगी कम। क्यों भाई? क्योंकि फिनॉल के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा है? दाता समूह जुड़ा है, और जो H+ आसानी से दान कर पाएगा उसके आधार से है। यानी जब फिनॉल के ऊपर, अब इतना याद रखो, फिनॉल के ऊपर अगर कोई दाता समूह जुड़ जाए तो उसकी अम्लीयता फिनॉल की तुलना में क्या होगी कम। अगर फिनॉल के ऊपर, अब ध्यान रखिएगा, अगर फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह प्राप्त करने वाला समूह अगर जुड़ जाए तो उसकी अम्लीयता फिनॉल की तुलना में बढ़ जाएगी, जैसे कि ये नाइट्रो। तो देख सकते हो फिनॉल की तुलना में उनकी क्या हो गई बढ़ गई, उनकी क्या हो गई बढ़ गई। यानी 2 चीजें ध्यान, एक आपको अल्काइल संयोजन भी पता चल जाएगा, एरिन संयोजन भी पता चल जाएगा। अब दोनों की तुलना करेंगे तो अल्काइल की तो क्या होगी कम, किसकी तुलना में? एरिन संयोजन से। ऐसा कह सकते हैं चक्रीय संयोजन से बिना चक्रीय वाले संयोजन की क्या होगी कम। वही अब चक्रीय की बात करेंगे, चक्रीय जैसे कि एरिन संयोजन में फिनॉल के आधार से लेते हैं तो फिनॉल के साथ जुड़ने वाला समूह अगर इलेक्ट्रॉन दाता है तो फिनॉल की तुलना में उसकी क्या होगी कम। अगर इलेक्ट्रॉन दाता की जगह इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जुड़ जाए फिनॉल के ऊपर, जैसे कि NO2, तो फिनॉल की तुलना में उसकी अम्लीयता क्या होती है बढ़ जाती है। चलो ये 2 पॉइंट। अब कौन से स्थान पर? तो उसके अंदर है बच्चों ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो उसमें जो ऑर्थो और पैरा और मेटा की अगर तुलना करें, ऑर्थो और पैरा की अम्लीयता क्या होती है मेटा की तुलना में अधिक होती है। ऑर्थो और पैरा की अम्लीयता मेटा की तुलना में क्या होती है अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह पैरा है और यह क्या है ऑर्थो। यह क्या था पैरा था और यह क्या था ऑर्थो। तो देख सकते हो आप पैरा की तुलना ऑर्थो क्या है अधिक, पैरा की तुलना में ऑर्थो। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा, यानी सबसे अधिक किसकी आएगी ऑर्थो, उसके बाद पैरा और पैरा के बाद मेटा। मेटा वाला कोई संयोजन दिया नहीं। यहाँ पे देख सकते हो पैरा, पैरा के बाद क्या लिखा है ऑर्थो। यानी कि पैरा की तुलना में ऑर्थो क्या होगी अधिक और पैरा की तुलना में मेटा की क्या होगी और कम। यानी यह एक क्रम है, ऑर्थो की अधिक, उससे कम पैरा की और उससे कम मेटा की। अगर यह क्रम आ जाएगा तो हमें अम्लीयता का पूरा टॉपिक याद रहेगा। दोबारा रिविजन कर देता हूँ। या तो बिन चक्रीय एल्काइल संयोजन होंगे, एरिन संयोजन होंगे। तो जो एल्काइल संयोजन होंगे उनकी एरिन संयोजन की तुलना में कम। अब एरिन संयोजन में हमने 2 तरह से भाग पाड़ दिए। एरिन संयोजन यानी कि फिनॉल के ऊपर या तो दाता समूह जुड़ेगा या तो आकर्षक समूह। अगर दाता समूह जुड़ता है तो फिनॉल से उसकी कम और आकर्षक समूह जुड़ता है तो फिनॉल से उसकी बढ़ जाएगी। अब
स्थान की बात करते हैं तो सबसे अधिक ऑर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, यानी सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? ऑर्थो स्थान वाला, उसके बाद पैरा। यानी ऑर्थो स्थान किसका देखना है? जो समूह जुड़ रहा है उनका। ऑर्थो पैरा मेटा स्थान किसका देखना है? जो समूह जुड़ रहा है उनका। ठीक है, अब उसके आधार से जो 11.4 का एक एग्जाम्पल है वह देखते हैं बच्चों। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए, बोर्ड के अंदर हिंदी में इसके नाम लिखे आएंगे, और जब तक आपको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक ये टॉपिक में आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और एग्जाम के अंदर बच्चों ये सामान्य नाम के आधार से आएगा। एग्जाम के अंदर कैसे आएगा? सामान्य नाम भी दे सकते हैं, आईयूपीएसी नाम भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। यानी हमें वो जो हिंदी में लिखा होगा सामान्य नाम या आईयूपीएसी नाम, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। किताब के अंदर आपको वो जो उसका आईयूपीएसी नाम लिखा है मैंने उन सभी के स्ट्रक्चर लिख दिए क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको जब भी ऐसा आ जाए तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले यह क्या लिखा है देख सकते हैं, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1 और फिर लिखा है 2 नंबर देंगे OH को पहला 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 नाइट्रोफेनॉल, क्या दिया है ये 3 नाइट्रोफेनॉल। फिर अगर देखेंगे 3 5 डाइनाइट्रोफेनॉल, क्या है बच्चों 3 5 डाइनाइट्रोफेनॉल। फिर क्या है फिनॉल, और फिर क्या है कैशोल। जब भी अभी आगे बताया था मैंने कि जब भी जो बेंजीन पर OH और CH3 आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे क्रैशोल। और ये क्या होगा पैरा स्थान पे, इसलिए पैरा क्रैशोल। तो हमें अभी क्रम में पता, पहले तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक की क्या होगी सबसे कम, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं आंसर लिख रहा हूं तो सबसे पहले क्या आएगा CH3 CH2 CH2 OH। उससे अधिक कौन? उससे अधिक कौन? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह या इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो तो हम जानते हैं सबसे कम अगर फिनॉल से भी कम अगर देखी जाए तो दाता समूह है। तो दाता समूह यहाँ पे कौन है CH3, तो उसके आगे कौन आ जाएगा फिनॉल के ऊपर CH, पैरास्थान यहाँ पे दूसरा कोई CH3 ऑर्थो या ऐसे स्थान के अंदर जुड़ा नहीं। यानी कि उससे अधिक, अब इससे अधिक कौन होगा फिनॉल होगा, इससे अधिक क्या होगा फिनॉल। तो दूसरा CH3 वाला कोई नहीं, तो इससे अधिक कौन हो सकता है फिनॉल हो सकता है। कौन हो सकता है फिनॉल। तो यह मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर दर्शा देता हूँ OH कंप्लीट। अब फिनॉल से अधिक मैं लेस देन यहाँ लगा देता हूँ, फिनॉल से अधिक तो आप देख सकते हो कि NO2 समूह। अब NO2 समूह यहाँ पे 1 जुड़ा है, यहाँ 2 जुड़े हैं और यहाँ पे 3 जुड़े हैं। स्थान देखोगे तो यहाँ पे मेटा है, यहाँ पे दोनों मेटा और यहाँ पे 2 ऑर्थो और 1 पैरा। स्थान के आधार से भी जा सकते हैं, समूह के आधार से भी जाएंगे। तो पहले कौन आएगा मेटा, और एक ही है। दूसरी बात क्या है एक ही समूह, तो ये OH और मेटा वाला ले लिया। अब दोनों मेटा, तब एक मेटा वाला और 2 मेटा वाला में हम क्या करेंगे, पहले एक वाले का कम होगा और 2 मेटा वाले का ज्यादा होगा। यहाँ पे OH NO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO। उससे अधिक कौन होगा, तो 3 NO2 वाला, यानी कि 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल TNP के आधार से भी दर्शाया जाता। यह अम्लीयता का जो क्रम था वह आपको कंप्लीट हो गया है। ऐसा रखता हूँ यह जो सवाल है वो आपको कंप्लीट हो गया। आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अम्लीयता का टॉपिक, वो आपको कंप्लीट कर देना है। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टूडेंट, जो हमारा जो नया टॉपिक है एस्टरीकरण की अभिक्रिया, वह हम देखते हैं। यहाँ पे एस्टरीकरण लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अल्कोहल दिए, उसकी 3 तरह के साथ हम अभिक्रिया करेंगे। यह जो OH है उसको आपको आसानी रहे समझाना, इसलिए मैं इस तरह से AR का मतलब होता है बच्चों एरोमेटिक, और
आर का मतलब होता है एलिफेटिक, ठीक है, यानी एलिफेटिक अल्कोहल होगा और एरोमेटिक अल्कोहल होगा। तो उनकी अभिक्रिया हमें करनी है, उनकी क्या करनी है, अभिक्रिया। OH को आपको समझाने के लिए आसानी रहे इसलिए OH को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब उसकी अभिक्रिया होगी बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को दर्शाने के लिए मैं इस तरह से दर्शा रहा हूं OH, कंप्लीट। जब अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो वह रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल। H+ यानी कि अम्ल होगा। कौन सा अम्ल, HCl भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले, लेकिन अगर H2SO4 हो तो उसकी कुछ बूंदे ही अभिक्रिया करेगी। अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एसिड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो बच्चों ध्यान दो, हमें OH आवन का विघटन करना था। यहाँ से यह जो हाइड्रोजन बंध है वह क्या होगा, टूट जाएगा। टूट कर बचेगा क्या, R बॉन्ड O, कंप्लीट। और यहाँ से जुड़ेगा क्या, COR। क्या जुड़ेगा बच्चों, COR, यानी ऑक्सीजन के साथ। यह जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं एरोमेटिक और एलिफेटिक इस तरह से बता दिया, R कुछ भी। और जो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, COR, तो ये मैंने जोड़ दिया COR, ठीक है। अब जो बचा उसकी बात करनी है, यहाँ से H और यहाँ से क्या बचा, OH। तो H और OH क्या बन जाएगा बच्चों, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कोहल की जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एस्टर, COOR। COO आपको मालूम है एस्टर का जो सूत्र है RCOO, यह जो सूत्र है वह एस्टर का और वैसा ही सूत्र बन गया और इस तरह से एस्टरीकरण हुआ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ऐसी दूसरी अभिक्रिया लिखते हैं एसिड एनाहाइड्राइड के साथ। तो एसिड एनाहाइड्राइड को दर्शाने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान में दीजिएगा, यह एसिड एनाहाइड्राइड। और यह इस तरह स्ट्रक्चर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में आसानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे था H+ और रिवर्सिबल रिएक्शन। H+ का मतलब अम्ल होगा। यहाँ देख सकते हो यह जो हाइड्रोजन का बंध होगा वह बंध टूटेगा, टूटकर यहाँ पे बचेगा क्या, एरोमेटिक या एलिफेटिक अल्कोहल का अल्कोक्साइड बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में था वैसा ही यहाँ पे COR क्या जुड़ेगा बच्चों, COR अल्कोहल के साथ जुड़ेगा। इसको R' से दर्शा देता हूँ, थोड़ा अलग लगे इसलिए, कंप्लीट। यानी कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है और कार्बोक्सिलिक, एसिड एनाहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, तीसरा भी लिखूंगा, उसमें से केवल जुड़ेगा क्या, COR जुड़ेगा। बच्चों क्या जुड़ेगा, COR जुड़ेगा। तो यहाँ पे COR जोड़ दिया। अब जो बचा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ बच्चों, जो बचा क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो R'(C)O बॉन्ड O, तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ R'(C)O बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से क्या अलग हुआ था, हाइड्रोजन, तो वही हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ। यह क्या हुआ, RCOOH, कंप्लीट। यानी कि जब अल्कोहल की एसिड एनाहाइड्राइड के साथ एसिड की उपस्थिति में जब एस्टरीकरण होगा तब एक तो आपको एस्टर मिलेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा है। अब वैसे तीसरी जो रिएक्शन है अल्कोहल की, तीसरी जो रिएक्शन RCOOCl, यानी यह बच्चों क्या हुआ, एसिड क्लोराइड हुआ। यह क्या हुआ, एसिड क्लोराइड के साथ। एक बार हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ की, एसिड एनाहाइड्राइड के साथ की और एसिड क्लोराइड अम्ल क्लोराइड के साथ। जब अम्ल क्लोराइड के साथ करेंगे तब उत्प्रेरक बदल जाएगा, पिरिडीन होगा। क्या होगा बच्चों, पिरिडीन होगा। पिरिडीन की और यह रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। उसकी जब अभिक्रिया करेंगे तो वही बात, यहाँ से जो हाइड्रोजन का विघटन होगा तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन का मैं विघटन कर दिया और जो ऊपर बात कही थी बिल्कुल वही बात जुड़ेगा। क्या बच्चों, COR, क्या जुड़ेगा, COR, ठीक है। यानी यह एस्टर बन गया और जो बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, Cl, यहाँ पे H, तो वह क्या बन जाएगा, HCl। ऐसा लगता हूँ यह टॉपिक समझ में आया होगा आपको। हमने अल्कोहल के, अब अल्कोहल दो तरह के थे, एरोमेटिक या एलिफेटिक, उससे में कोई मतलब नहीं, चाहे एरोमेटिक अल्कोहल हो चाहे एलिफेटिक अल्कोहल हो,
उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अल्कोहल की जब आप अभिक्रिया करोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, तब आपको क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। अलग क्या होगा वह भी मैंने आपको बताया। और यही जो रिएक्शन है उसका एक एग्जाम्पल के आधार से हम समझेंगे। सिंपल सी बात है, AR और R के तौर पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभिक्रिया बिल्कुल ऐसे ही होगी बच्चों। अब कुछ भी का मतलब यहाँ पे कोई भी रिंग रख दे या कोई भी लंबी श्रृंखला रखे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको किताब के अंदर केवल यह एक ही रिएक्शन दी है, दूसरी कोई रिएक्शन नहीं दी है, लेकिन इसके आधार से बहुत सी रिएक्शन बन सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि AR के तौर पे कोई भी एरोमेटिक रिंग आ सकती है, R के तौर पे कोई भी एलिफेटिक श्रृंखला आ सकती है, उसके साथ कुछ भी होता नहीं, वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी रही। रिएक्शन कहाँ होगी? यह जो OH का आबंध टूटता है और यह जो अभिक्रिया उसमें COR। अब यहाँ पे कुछ भी जो R के तौर पे दिया होगा वह जुड़ेगा बच्चों। कंप्लीट। आशा रखता हूँ यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके आधार से जो रिएक्शन है वह हम देखते हैं। एस्टरीकरण की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सैलिसिलिक अम्ल दिया है और उसकी एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करनी है। सैलिसिलिक अम्ल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप COOH होगा और दूसरा ग्रुप OH होगा, तो उसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात है, उसकी हम एसिड एनहाइड्राइड का जो एग्जाम्पल लिया है उसको मैं जो केमिकल फॉर्मूला के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसको इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH। एसिड एनहाइड्राइड को केमिकल फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ध्यान में है कि OH में से जो H है वह बंद क्या होगा? टूटेगा, यानी उसका विघटन होगा। और एसिड एनहाइड्राइड में से जो COR क्या है? COR वह बंद क्या होगा? जुड़ेगा। इतना हमने ऊपर देखा था, वैसी ही अभिक्रिया में यहाँ पे करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह जो हमारी बेंजीन रिंग थी, तो यह मैंने बेंजीन रिंग लिखी। यहाँ पे COOH, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। ऊपर तो ऐसा कहेगा सर C, अरे वो तो उसके साथ अभिक्रिया कर रहे थे। यहाँ पे तो बेंजीन रिंग के ऊपर यानी एरोमेटिक के ऊपर ग्रुप के तौर पे उसमें कुछ भी होगा नहीं, केवल बंद एरोमेटिक प्लेस से कौन सा बनेगा? OH। तो OH में से जब हाइड्रोजन का विघटन होगा तो बचेगा केवल क्या? O। और O में से यहाँ से क्या जुड़ेगा? COR। तो ये COR जोड़ देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और R के तौर पे देख रहे हो यहाँ पे क्या है? CH3। तो ये COR यानी कि CH3 जोड़ देगा। ये मैंने जोड़ दिया। अब जो अलग हुआ उसके बाद यहाँ से क्या अलग हुआ है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे बचा क्या उसकी बात कर रहा हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O इतना बचा। यही जो स्ट्रक्चर था वो जो बचा इतना तो जुड़ गया, यानी यह बन टूटा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O इतना जो बचा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से क्या बचा? H। तो वही H ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता हूँ, यानी इसे मैं CH3COOH इथेनॉइक अम्ल कह सकता हूँ। यह क्या हुआ आपका? इथेनॉइक अम्ल। और इसे एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। दूसरा इसका नाम एस्पिरिन। याद रखिएगा बच्चों, इसका जो दूसरा जो नाम है एस्पिरिन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना बढ़िया से है, यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप COOH हो, एक ग्रुप COOCH3 हो, तो उसे एस्पिरिन कहा जाता। यानी कि यह सैलिसिलिक अम्ल की एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हमने अभिक्रिया की तब आपको इस तरह से उत्पाद मिली, जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पे यह जो टॉपिक के अंदर बच्चों हमने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आबंध तोड़ने की सारी रिएक्शन देख ली। अब जो अपना जो नया टॉपिक हुआ उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, सिंपल सा टॉपिक था यह। उसके अंदर हमने देखा था जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे थे या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते या अम्ल क्लोराइड के साथ करते, सब जगह पे जुड़ने वाला समूह क्या था? COR। और वहाँ से OH में से टूटने वाला कौन था? हाइड्रोजन। बस जोड़ ही देना। इसकी प्रैक्टिस करते रहो, आपको याद रहेगी। आशा रखता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए धन्यवाद।